हाँ, जिनवाणी विराजमान कीजिए। जय श्री श्राव। स्यादादनय सड़ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। अशोका जी, मंगलाचरण। तिहुवन सिर से। तिहुवन सिर से हरिये भव भेग पादुनि करे पण सिद्धे जीवठाण समुदिन गुण चूलियम गोचम। हाँ, राजेश भैया बोलेंगे। छठखंडागम ग्रंथ को बोलिए। छठखंडागम ग्रंथ को हिंदू बारंबार बंद प्रक्रिया हो जाऊं भव पार। खंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही से नीचे का शतखंडागम जिन श्रुत को मैं सविनय शीश झुकाऊं नरसिंहाचार्य कृपा से मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। मुनि पुष्प दंत को बंधो ऋषिराज भूत बल बंधो आचार्य सर्व वंदन कर सिद्धमणन्तमणिन्द्रियमणुवं मपत सोखमणवज्जं केवल पहोह निज्य गुणयतिमिरं जिणं नमः। 12 अंगगिज्जा वियलियमल मूढ़ दंस्नुतिलिया विवियवर चरण भूषा पसियउ सुई देव्या सुईरम। अरहंत भाषयतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शिरसान। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका, उनकी 16 पुस्तकों में से हमने पहली 5 पुस्तकों का क्रमशः स्वाध्याय किया। वर्तमान में हमारी यहाँ पर 6ठी पुस्तक जिसका नाम है जीव स्थान चूलिका, और उसके अंदर 9 चूलिका के अंतर 7 चूलिकाओं का स्वाध्याय करने के तदुपरांत हम यहाँ पर 8वीं चूलिका का स्वाध्याय कर रहे हैं। 8वीं चूलिका का नाम है सम्यक उत्पत्ति, लेकिन इस चूलिका के अंदर प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है उसका विधान बताया। उसके बाद में यह जीव कैसे दर्शन मोह की क्षपणा करता है वह विधान बताया। कोई जीव अगर 5वें गुण स्थान में जाता है तो उसको देश संयम लब्धि की प्राप्ति कैसे होती है। इसके बाद में बोला कि जो सकल संयम होता है वह 3 प्रकार का होता है, शायिक चारित्र रूप, औपशमिक चारित्र रूप और शायिक चारित्र रूप। पहले आचार्यों ने हमें शायिक चारित्र विधान बताया, उसके बाद में अब यहाँ पर हमारी वर्तमान में चल रहा है औपशमिक सम्यक। आशा बेन, औपशमिक सम्यक अगर कोई वेदक सम्यक दृष्टि जीव है तो सबसे पहले अनंतावंद की विसर्जना करेगा, उसके बाद में द्वितीयोषम सम्यक प्रकट करेगा और फिर बाद में करण परिणाम को करता हुआ उपशम श्रेणी को चढ़ेगा। उपशम श्रेणी में हमने देखा था 8 करण होते हैं। अशोका जी नाम बता रहे हैं। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थितिबंधापसरण, क्रमकरण,
देशघातीकरण, देशघातीकरण और अंतरकरण अंतरकरण और और उपशम। उपशमकरण। और जैसे ही उपशमकरण करता है यह जीव 11वें गुण स्थान में आ जाता है। 11वें गुण स्थान में वास्तव में वितराग छदस्थ पूर्ण दशा है, लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कि दशा फिर भी मोक्ष का मार्ग का कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ से जीव नियम से गिरता है। तो ध्यान रखना, उपशम श्रेणी कितनी बात कर रहे हैं, आचार्य क्या कहते हैं। हम पेज नंबर 217 पुस्तक नंबर 6 धवला में हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हमारी बात चल रही थी। पढ़िए यहाँ से, उपशांत कषाय वह, बड़े कुसुम जी, उपशांत कषाय का वह प्रतिपाद अभी जीव अवस्थित गिरता है। यहाँ पर क्या लिखा है, इस औपशमिक चारित्र प्राप्ति का विधान कहा गया इस प्रकार, यह औपशमिक चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल से ऊपर यह जीव निश्चय मोह के उदय का कारण होता है। कल राजेश भाई ने पढ़ा था अवस्थित परिणाम वाला उपशांत वितराग मोह में कैसे गिरता है, तो उन्होंने बोला स्वभाव से गिरता है। अब आगे को यहां से पढ़ना है आज अपने को कुसुम जी। उपशांत कषाय का वह प्रतिपाद 2 प्रकार है, मतलब 11वें गुण स्थान पे जीव गिरता है वह 2 प्रकार से गिरता है। पढ़ना है आपको, भवक्षय निबंधन और उपशमन काल क्षय निबंधन। उपशांत कषाय का यह वह प्रतिपाद 2 प्रकार है, भव क्षय निबंधन और उपशमन काल क्षय निबंधन। इनमें भव क्षय से प्रतिपाद को प्राप्त हुए जीव के देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही बंध, उदीर्ण एवं संक्रमण आदि सब कारण निस्वरूप से प्रवृत्त हो जाते हैं। जो कर्म उदीर्ण को प्राप्त हैं वे उद्यावली में प्रवेशित हैं। उदीर्ण को प्राप्त नहीं है वे भी अपकर्षण करके उद्यावली के बाद वो पुच्छाकार श्रेणी रूप से निक्षिप्त होते हैं। हाँ, रुकेंगे, इसको समझाएंगे हमारे जय श्री श्राफ। हाँ, यह ऐसा कहते हैं कि उपशांत कषाय से गिरने के 2 स्थान है, एक तो भव क्षय और दूसरा काल क्षय। काल क्षय यानी उपशांत कषाय का काल बीत जाने पर जीव नियम से नीचे गिरता है, और दूसरा भव क्षय यानी आयु समाप्त होने से वह जीव नीचे गिर जाता है। रुकेंगे। अच्छा, मैंने आपको भी पता है ये बात, क्योंकि 11वें गुण स्थान से जीव 2 कारण से जुड़ता है। कौन कौन सा, एक भवक्षय, दूसरा काल। क्या अंतर है आशा बहन, समझाएंगे आप भवक्षय कालक्षय में क्या अंतर है? भवक्षय का मतलब है कि उसकी आयु पूर्ण हो गई और उपशांत मोह से गिरा, चौथे गुण स्थान में आ जाता है सीधा और मरण को प्राप्त होता है। और काल क्षय मतलब कि जो उपशांत मोह का काल था वो पूरा हो गया, इसलिए वो नीचे गिरा। अच्छा, तो बराबर। कैसे गिरेगा? परिणामों में, मतलब जो कर्म बिल्कुल। सिस्टम है वो हाँ। परिणामों में मोह मतलब वापस उद्वलित होके आ जाता है। तो सीधा पहले गुण स्थान में आ जाएगा? नहीं, तो कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। 10वें में है, धीरे 9वें में मतलब 1 किलोमीटर की स्पीड से 2 किलोमीटर कैसे चल के आएगा? मतलब एकदम लघु अंतर्मुहूर्त में होगा, पर क्रम से होगा। नहीं, इसको ऐसे बताएंगे, 11वें से 10वें में गिरेगा, 10वें से 9वें में गिरेगा, 9वें से 8वें में गिरेगा, और 8वें से फिर 7वें 6वें आकर मतलब झूलेगा। कोई ऐसा नहीं कि सीधा पहले में चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये मुनिराज जो उपशम श्रेणी वाले हैं, इनके जो काल क्षय से, काल क्षय मतलब 11वें गुण स्थान के जितना काल था उस काल के समाप्त होने पर जब गिरेंगे तो क्रम से ही गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? क्रम से। क्या क्रम से गिरेंगे? 11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, और फिर 8वें में 7वें में आने के बाद में उनका 6ठे 7वें में झूला झूलेंगे, और फिर आगे का जैसा भी जीव के परिणाम होंगे वैसे रहेंगे। क्या ये ऊपर शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है? कि हाँ चढ़ सकता है, उतरने के बाद शपक श्रेणी भी चढ़ जाएगा जीव, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अपन ने जो पढ़ा था कि ये जो करण करते हैं, उपशम करण किया था ना, अब ये उतरेगा तो सारा प्रक्रिया उसकी उल्टी हो जाएगी। मतलब वहां पर क्या हो रहा था कि एक करके कर रहा था, वापिस सब खुलते जाएंगे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, मतलब सारा प्रोसेस जो किया था उपशम श्रेणी में चढ़ने का अभी गिर रहा है, क्यों? प्रतिपाद का मतलब था गिरना। दूसरी बात यहाँ बताई थी जो भवक्षय है उसके बारे में क्या बताया आशा में, जब अभी पढ़ा है जय श्री राम ने भवक्षय के बारे में, उन्होंने बढ़ा कि वो 4थे गुण स्थान में आ जाएगा, और उसके सारे 4थे गुण स्थान के योग्य जो है ना सब चीज वापिस करण वगैरह, प्रकृति की बंद वगैरह सब उसी हिसाब से चालू हो जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे थे? कुसुम जी पढ़ रहे थे। आगे का पैराग्राफ पढ़ना कुसुम जी आपको।
दीजिए। शांत, हाँ। उपशांत काल के क्षय से होने वाले प्रतिपात को कहते हैं, वह इस प्रकार है। उपशांत गुणस्थान काल के क्षय से प्रतिपात को प्राप्त होने वाला उपशांत कषाय जीव लोभ में अर्थात सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में गिरता है, क्योंकि उसके सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान में जाने का अभाव है। रुकेंगे, आपने 4 लाइन पढ़ी है, 4 लाइन का अर्थ हमें बताएंगे अशोका जी। यही जब वहां से गिरता है ये उपशांत गुणस्थान से, तो सूक्ष्म संप्राय में ही आता है। सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान को छोड़कर, ऐसा नहीं है उसे छोड़कर के और अगले निकाल के चले जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब जो है 11वें से गिरेगा और 10वें के अंदर ही आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे को समझिए। प्रथम समवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा 3 प्रकार के लोभ का आकर्षण करके संजलन की गुण श्रेणी करने पर जो दृष्टि लोभ वेद काल है, उससे विशेष अधिक काल वाला गुण श्रेणी निक्षेप है। रुकेंगे, 3 लाइन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बताओ आशा बहन, क्या बताया आशा बहन? देखो क्या बताया, ये 11वें से 10वें में आया, तो अब ये 10वें के पहले समय में आएगा तो क्या हो जाएगा? 11वें में तो लोभ का उदय नहीं था, पूरा सब सत्ता में जितना पता सब उपशम मोहनी कर्म पूरा का पूरा उपशम पड़ा हुआ था, लेकिन 10वें में आकर खुल जाएगा। तो 10वें में आके क्या खेलेगा? 10वें गुण स्थान में केवल क्या चीज है इसके? लोभ का उदय होगा। क्या 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का बंद होगा आशा बहन? नहीं होगा, लेकिन लोभ का उदय चालू हो जाएगा, है ना? क्यों? मोहनी कर्म का बंद तो कहां पर है? 9वें गुण स्थान में। अभी ये 10वें गुण स्थान में आया है, तो इसके अभी उषा जी केकरा 10वें गुण स्थान में आया और प्रथम समय वर्ती है, तो क्या बताया उन्होंने? 3 प्रकार के लोभ। क्या बोला उन्होंने? 3 प्रकार के लोभ। कौन कौन से 3 प्रकार के लोभ है? प्रत्याख्यान संबंधी, प्रत्याख्यान और संजोलन। और संजलन लोभ, 3 लोभ होंगे। अब प्रत्याख्यान और संजलन 3 लोभ। बहुत बढ़िया बताया आपने, सही बताया, ये 3 लोभ ये है। अब इसमें आएगा। अब लेकिन जब नीचे जब आएंगे तो इसमें अंतर क्या पड़ेगा आशा बहन? कि प्रत्याख्यान लोभ और अप्रत्याख्यान लोभ का उदय भी नहीं हो सकता है, वो तो 5वें 14वें गुण स्थान में होगा। अभी इसका कौन सा उदय होगा? संजलन लोभ का उदय होगा। और 10वें गुण स्थान को बनेगा बोला कृष्टि वेदक काल। क्या बोला था? कृष्टि वेदक काल। बोले कृष्टियों को वेदक करता है। तो क्या मतलब हुआ अशोका जी या प्रीति जी बताएंगे? कि जो कृष्टियां उपशांत की, उसने उपशमन की थी, वो वापस खुल जाएगी, अनुपशामना हो जाएगी, मतलब उनकी खुल जाएगी। जो जब ये चढ़ रहा था, इसने 9वें गुणस्थान के अंतिम भाग में इसने कृष्टियां बनाई थी, 10वें गुणस्थान में इसने वेदन भी किया था और उन कृष्टियों का उपशम भी किया था। अब ये जब 12वें गुणस्थान से 10वें में गिरेगा तो कृष्टियां जो उपशम थी वो अनुपशम हो जाएगी। अनुपशम मतलब वो जो है अब जो उपशम रूप नहीं रहेगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन 3 प्रकार की लोभ की बात कर रहा है, क्योंकि अभी 10वां गुणस्थान है, यहाँ पर किसी भी मोहनी कर्म का बंद नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं मोहनी कर्म की अपेक्षा से। क्यों बात कर रहे हैं जयश्री श्राव? क्योंकि राजेश भैया 31 चारित्र मोहनी की प्रकृतियों को ही उसने उपशम किया था। क्या क्या था? 21 प्रकृति को उपशामना किया था। तो जिस तरह से उसने उपशामना की थी, अब उतरने में सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर होगी कि यहाँ पर भावों में अब संश्लेष परिणाम होंगे। चढ़ते समय विशुद्ध परिणाम हो रहे थे और उतरते में भावों में संश्लेष परिणाम बढ़ते जाएंगे। तो जो स्थिति बंद हो रहा था, जिस स्थान पर जितना स्थिति बंद हो रहा था, यहाँ पर उसका दुगना होगा, क्योंकि अभी क्या संश्लेष बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना कि जिस स्थान पर इसका जो बंद हो रहा था वह यहाँ पर कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये बात अपने को देखनी है, ठीक है? चलिए आगे का पढ़ेंगे। कौन? अब प्रीति जी आ गए तो प्रीति जी पढ़ेंगे। हाँ प्रीति जी, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। 398। हाँ पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको। हाँ, उपशांत काल के क्षय से होने वाले को प्रतिपात को कहते हैं। उपशांत काल के क्षय से होने वाले प्रतिपात को कहते हैं, वह इस प्रकार है। उपशांत गुणस्थान काल के क्षय से प्रतिपात को प्राप्त होने वाला उपशांत कषाय जीव लोभ में अर्थात सूक्ष्म सांप्रायिक
गुणस्थान में गिरता है, क्योंकि उसके सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान में जाने का अभाव है। प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा 3 प्रकार के लोभ का अपकर्षण करके स्वंजलन की गुण श्रेणी की करने पर जो उसका कृष्टि लोभ वेतक काल है, उससे विशेष अधिक का गुण वाला श्रेणी क्या लिखा निक्षेप है। का गुण श्रेणी निक्षेप है। 2 प्रकार अर्थात अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभ का भी उतना ही निक्षेप है, किंतु विशेष यह है कि इन दोनों का निक्षेप उदयावली में नहीं है। आयु को छोड़कर बस ये शेष रुकेंगे, उदयावली में कर्मों नहीं, का ये रुकेंगे पहले। अभी आपने पढ़ा ना, तो ये लास्ट 3 लाइन है, यहां से प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म संप्राय से लेकर जो लोभ का उतना ही निक्षेप है, ये 3 बातें, जो 3 लाइनें आशा बहन अपने को एक्सप्लेन करेंगे। देखो आशा बहन, पढ़ो आप, उसको समझ में अवश्य आएगा। एक ध्यान रखना, अपन ने इतना मतलब जो विस्तार से जो प्रकरण था अपने पढ़ा, हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब बातें याद रही होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें याद नहीं रहेगी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मतलब जब हमने नहीं पढ़ा था और आज है, तो हमें कई बातें अभी पता चल गई है। तो आप लोगों ने बिल्कुल निश्चिंत होकर कि जो नहीं समझ में आया उसको तो भेज दो अलोकाकाश में, और जो समझ में आया उसकी प्रसन्नता के साथ में पढ़ते चलो, क्योंकि ये बातें बार बार पढ़ेंगे तो अपने को याद होगी। लेकिन ये अवश्य है कि अपन ने पिछले 10 दिनों में जिस तरह से धीरे से अपन ने पढ़ा उपशमना का विधान, कई बातें अपने को पता चली। आज हम बता सकते हैं देशघातीकरण किसे कहते हैं, क्रमकरण किसे कहते हैं, स्थिति बंधापसरण कैसे कहते हैं, 3 कषाय का क्या मतलब होता है। तो यही हमारी मतलब है ना, अपने पढ़ने का यही जो है सार्थकता है। और बाद में बता ही दिया ना कि उपशम श्रेणी मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जो परिणाम से नीचे से गिरता है और हमें आगे बढ़कर ऊपर चढ़ना है। अब यहाँ पर जो बताया ना, उन्होंने बताया 3 प्रकार के लोभ। हमें ये तो पता है 3 प्रकार के लोभ, और एक शायद गुण श्रेणी निक्षेप। शब्द क्या रहा, गुण श्रेणी निक्षेप। मतलब क्या होगा कि अभी तक जो है ना अंतर था। जब वो शाम कषाय में गया तो कहा था अंतर था, पहले अंतर क्रिएट किया था ना, अंतर गैप था वहां पर, तो वहां एक भी निषेध नहीं था। अभी जब गिरा है तो इसको अंतर को पूरा करना पड़ेगा, वापिस उसको अंतर को पूरा करना पड़ेगा। तो जो ऊपर सत्ता में द्वितीय स्थिति में जो उपशम रूप पड़े थे, उनका अब उपशम खुल गया है और उनको अपकर्षण कर गया। अपकर्षण क्यों कहा कि वो ऊपर की स्थिति में है और नीचे हमें गैप कर स्थिति में लाना है, तो नीचे लाने को कहते हैं अपकर्षण किया। तो उसको नीचे से लाकर उन्होंने भरा। ऐसा क्यों कहा कि जब अपन ने पढ़ा था तो उसने गुण श्रेणी कितनी बनाई थी, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय से भी अधिक वाली कुछ आगे चलकर बढ़ाई थी। तो कुछ गैप बाकी है, ये ध्यान रखना। अंतर क्रिएट करता है ना, ज्यादा करता है। जैसे अपन बाहर जाते हैं और हमारे को 5,000 का खर्चा है तो अपन 6,000 लेके जाएंगे या 5,500 लेके जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। तो जितनी देर तक अंतरायम का था काल था, उससे थोड़ा अधिक, मतलब जितना उपशांत मोह कषाय का काल था उससे ज्यादा जो है वो अंतर क्रिएट करेगा। अंतर कितना करेगा, नहीं तो फिर कैसे बनेगा। मतलब अनिवृत्तिकरण में जब अंतर कर रहा था तो उसने क्या था, सूक्ष्म सांप्राय का काल भी आएगा, उसके बाद में ऊपर करेगा। अंतरकरण का कार्य किसमें किया था उसने, अंतरकरण का कार्य किया था उसने 9वें गुणस्थान में। तो 9वें गुणस्थान से बना, उसके बाद उसको 10वां गुणस्थान भी आना था और 11वां गुणस्थान भी था, और 11वां गुणस्थान जब गिर रहा है तो अंतर ज्यादा बनाया था। तो 3 प्रकार के जो लोभ है जो द्वितीय स्थिति में पड़े हुए हैं, प्रथम स्थिति है ही नहीं, यहाँ पर द्वितीय स्थिति में पड़े हुए हैं, उनको अपकर्षण करके नीचे डालता है। फिर उन्होंने एक बात और विशेष बताई। क्या बताई उषा जी, आपको तो थोड़ा स्वाध्याय इसलिए पता चलेगा आपको। क्या बताया कि यहाँ पर लोभ का ही उदय होने वाला, संजनन लोभ का उदय आने वाला है। तो नीचे डालेगा तो जो अप्रत्याख्यान लोभ और प्रत्याख्यान लोभ उसको उद्यावली में नहीं डालेगा, उद्यावली से ऊपर डालेगा। क्या डालेगा, उद्यावली से ऊपर डालेगा। क्या बताया मैंने, कस्टम बताएंगे आप कि 3 प्रकार के लोभ जो उपशाम हुए थे, अब उनको जो है अनुपशाम हो गए हैं, वो खुल गए हैं, तो उनको नीचे डालेगा। लेकिन क्या करेगा कि उदय तो होगा संजनन लोभ का, 10वां गुणस्थान है, तो सूक्ष्म लोभ का उदय होगा। तो उषा दोषी सूक्ष्म लोभ की तो उद्यावली बनेगी, उद्यावली में ना उदय में आने वाले, और बाकी सब जो है वो कैसे बनेंगे, वो उद्यावली से ऊपर। तो उद्यावली से इसको देगा अप्रत्याख्यान, और प्रत्याख्यान जो लोभ है उसको उद्यावली से ऊपर निक्षेप बनाएगा, और बाकी के उद्यावली से बनाएगा संजनन लोभ के। एक शब्द आया गुण श्रेणी निक्षेप, मतलब कितने निक्षेप बनाया, और वो निक्षेप किसमें बना रहा है, मतलब अब निक्षेप क्रिएट कर रहा है। तो वो
वो किस प्रमाण में होगा, वो भी गुण श्रेणी के रूप में होगा। इतनी बात अभी बताई है, आगे और बातें बहुत आने वाली है, हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, हम 4-4 लाइन ही पढ़ रहे हैं। चलिए आगे प्रीति जी। पंडित जब आयु को उपशामला की थी तो वो निक्षेप नहीं थे? हाँ, क्या पूछा भाई साहब? जब जब उपशामला की थी तब वो निक्षेप नहीं थे, तब वो किस उपशामक, अवस्था में थे? हाँ बताता हूँ। देखो, उपशामक का मतलब क्या है कि द्वितीय स्थिति में जो निषेक थे ना, वह कर्म प्रमाणियों को उनका उपशम कर दिया। उपशम करने में उदय का अभाव कर दिया, और ना, और उनकी उदीर्णा भी नहीं हो सकती है, उनका संक्रमण भी नहीं हो सकता, बिल्कुल दबे हुए पड़े हुए हाँ थे जी, हाँ जी, उसको। अब हाँ क्या जी। हुआ कि 11वें गुण स्थान का जो काल समाप्त हो गया, तो वो उसके ऊपर अब कोई लिमिट नहीं रह गई है, तो उसको बोला वो इतने काल तक ही तो चुपचाप रहना। अब वो वापस उठ के मतलब तो उसको बोलते हैं अनुपशामक हो गया। वो क्या हो गया, ये जीव क्या हो गया, जीव को कहा जी, अनुपशामक, और उसकी अनुशामना हो गई है। अब वो जो उपशम नहीं थे तो वो उदय में आएंगे, तो नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जो द्वितीय स्थिति में है और अभी अंतर में आ रहा है, नीचे की स्थिति में आ रहा है वो, तो वो क्या करेंगे वहां पर जो है वो बना देगा। ऊपर की स्थिति में बनने लग जाएंगे गुण, नीचे की द्वितीय स्थिति में नीचे क्यों बोल रहा हूं कि अभी अंतर बाकी है। अंतर के काल को फौरन पूर देता है, और वो कैसे पूरता है कि गुण श्रेणी के रूप में पूरता है। इतनी बात अपन ने बोली, मतलब ऊपर के निषेकों को जहां अंतर है वहां से आकर अब गुण श्रेणी बन रही है ऊपर के निषेक के, है ना, इसको बोला है। चलिए आगे पढ़े। नहीं पंडित जब अवकर्षण करके नीचे आए तब तो वो आपने गुणश्रेणी निक्षेप बताया, और जब उपशामित थे वो, तो वो क्या निक्षेप थे या वो हाँ, क्रस्ट हो गए थे? लेकिन अभी यहाँ हीन क्रम से देगा। वहां पर कैसे दे रहा था, नीचे से ऊपर। अब क्या यहाँ पर इसको अभी तो बढ़ाना ना वापिस, जो काम ऊपर किया था पहले क्या कर रहा था कि जैसे गुण श्रेणी बनाई थी तो दिया था, क्या दिया था उन्होंने, 4, 3, 9, 27 जैसे दिया था। अब ये क्या करेगा, उल्टा देगा, 27, 9 उल्टा देते चलेगा, 27, 9, 3 ऐसे देगा। मतलब गुण श्रेणी हीन रूप में बनाएगा तो गुण श्रेणी, लेकिन इसकी उल्टी बन जाएगी, क्योंकि नीचे जो पहले थे अब बढ़ाना ना, अब कर्म परमाणु को बढ़ाना है। अभी ये वापिस नीचे उतर कर आ रहा है, वापिस हो सकता है संसार अवस्था में चला जाए, कहीं भी चला जाए, नीचे तक जा सकता है, तो इसको गुण श्रेणी में बढ़ाएगा। और ये बातें सब आने वाली है, ठीक है ना, हम बहुत धीरे जा रहे हैं ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। आयु को छोड़कर शेष कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप अनिवृत्तिकरण काल और अपूर्वकरण काल से विशेष अधिक है। शेष में निक्षेप है। 3 प्रकार के ये लोभ एक मिनट, का शेष का अर्थ पहले बताया था, हमारे अशोका जी को याद है, जब अपने पढ़ा था 214 पहले आया चुका है। शेष जब चढ़ दे, शेष का मतलब क्या, गलिता विशेष बना। गलिता विशेष को बोला था 2 प्रकार की श्रेणी होती है, एक होती है अवस्थित आयाम वाली, एक होती है गलिता विशेष। मतलब गलिता विशेष जितनी गुण श्रेणी है, एक एक निषेक जो गिर जाएगा और गुण श्रेणी जो है खत्म हो जाएगी। तो अभी क्या बन रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे कहां तक आएगा, इसको अपूर्वकरण तक आएगा। अभी कहां पर है, 10वें गुण स्थान में। तो बाकी कर्मों की, शेष आयु कर्म की बात ही मत लेना यहाँ पर, बाकी कर्मों के मतलब 6 कर्मों की जो गुण श्रेणी बनेगी वो गलिता विशेष बन रही है। लेकिन अभी लोभ की जो ना अवस्थिति बनेगी, आगे क्लियर हो जाएगा। लोभ की जो बनी है गुण श्रेणी वो अवस्थित बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि ये जो कृष्टियां की थी ना, अभी 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय आ सकता है, बादल लोभ का उदय नहीं आ सकता, अभी उसका टाइम नहीं आया, वो 9वें गुण स्थान में आएगा। और सूक्ष्म लोभ कैसे पड़ा हुआ था, कृष्टिकरण करके पड़ा था। जब वो चढ़ा था तो 9वें गुण स्थान के किसका अवेदक भाग में, अपगत वेदी के जो चौथा भाग था, उस समय जो कि पूरा लोक वेदक काल का 2/3 था, वहां पर उसने कृष्टि बनाई थी, और उन कृष्टियों का उसने वेदन किया था, कुछ को उपशामन किया था, कुछ का वेदन किया था। जिसका उपशमन किया था वो खुल रही है, लेकिन 10वें गुण स्थान में वो ही खुल रही है। अभी 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म की कृष्टि, लोभ की कृष्टियां खुल रही है। वो कृष्टियां चाहे प्रत्याख्यान की हो, प्रत्याख्यान की, संजलन की हो, लेकिन वही कृष्टियां खुली है। लेकिन बाकी कर्मों में क्या हुआ है, आयु को छोड़कर, कि अब तो इनका तो कोई हुआ नहीं था, ये तो संबंध है। तो इसकी अपूर्वकरण तक जितना है, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय प्लस कुछ और, इतने काल तक इतनी बड़ी उसकी गुण श्रेणी बन जाएगी, उसको बनेगी गलिता विशेष। मतलब एक निषेध करता जाएगा और वो आ जाएगा, ठीक है ना। मैं और इसके बारे में समझाता चलूंगा आप लोगों को। चलिए, हाँ। 3 प्रकार के पहले लोभ तो का गलिता विशेष करके गलाया था, मतलब गलिता विशेष क्या था, अब फिर गलिता विशेष ही करेगा क्या फिर? जब तो उन्हें किसकी बात कर रहे हैं? गलिता विशेष जैसे पहले किया था, गलिता विशेष से तो मतलब वो कौन से खत्म हो गई थी कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? लोभ की। नहीं, लोभ में गलिता विशेष नहीं है। ये जो है इस पर, यही अभी इतना ही तो सुना है, अभी आपने इसका मतलब आपका कहीं फोन आ गया होगा।
अभी मैंने यही तो बताया कि जो 6 कर्म है उनकी गलिता विशेष बन रहे हैं, उनकी गुण श्रेणी का आयाम भी बड़ा है। यहाँ पर 6 कर्मों की 11 वर्ण दश आयु को छोड़कर, मोहनी को छोड़कर जो 6 कर्म है उनकी जो श्रेणी बनी है वह बनी है 10वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान से कुछ अधिक बनी है, और सारी गलिता विशेष है, शेष है। लेकिन ये बताया मैंने कि 3 प्रकार के लोभ है, उनकी तो अभी कृष्टियां ही खुली है वो, क्योंकि ये कृष्टियां 9वें गुणस्थान के इसके भाग में, चौथे भाग में पहले बनी थी ना, उसके आगे नहीं कृष्टियां नहीं बनी थी। ये कृष्टियां जहां तक बनी थी तो अभी कृष्टि खुली वहां। 10वें गुणस्थान में केवल कृष्टियों का खुला है, और वो होगी अवस्थित, क्योंकि उतने काल तक रहेगी, उसके बाद में बादल में आ जाएगा, तो बादल लोभ हो जाएगा उसका। 9वें गुणस्थान में आते ही बादल लोभ का उदय आना है उसको, तो बादल खुलेगा। और कृष्टि जो है वो सूक्ष्म लोभ वाली है। 10वें गुणस्थान में जो कृष्टि खुल रही है वो सूक्ष्म लोभ वाली है। 9वें गुणस्थान में आप समझ रहे हैं उषा जी, 9वें गुणस्थान में कृष्टि का वेदन नहीं किया था जो चढ़ा था, 9वें गुणस्थान में कृष्टियां बनाई थी। 9वें गुणस्थान में कृष्टियां बनाई थी, 10वें गुणस्थान में उसने वेदन किया था और उनका उपशम भी किया था और ऊपर चढ़ गया था 11वें में। तो अब 10वें में आएगा तो उन कृष्टि का ही अभी खुलेगी वो, और वो अवस्थित इसलिए होगी कि जितना उसका 10वें का गुणस्थान का काल है उतने तक ही रहेगी। बादल में तो उसको बादल में आना पड़ेगा, क्योंकि वो कृष्टियां सूक्ष्म वापिस बादल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत मतलब सिस्टमेटिक विधान है ये। चलिए आगे चलिए, पढ़िए प्रीति जी, आप पढ़ते चलिए। 3 प्रकार के लोभ का उतना उतना ही निक्षेप है। उसी समय ही 3 प्रकार का लोभ एक समय में प्रशस्त उपशमना को छोड़कर अनुपशांत हो जाता है। उस समय 3 घातिया कर्मों का बंध, अंतर्मुहूर्त स्थिति वाला, नाम गोत्र कर्मों का स्थिति बंध 32 मुहूर्त और वेदनीय स्थिति बंध 48 मुहूर्त प्रमाण होता है। ये क्या होता है? उस काल एक मिनट, प्रशस्त उपशामना को छोड़कर अनुपशांत हो जाता है। बताइए उषा जी, क्या करा? 3 प्रकार का लोभ एक समय में प्रशस्त उपशामना छोड़कर अनुपशांत हो जाता है, ये राजेश भैया बताना है। 3 प्रकार का फिर से उदय में आ जाता है। हाँ देखो, पहले सब 3 सोचो, प्रकार का लोभ था वो। एक साथ मत बोलो, एक साथ बोलो। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सब बोलेंगे नहीं। 3 प्रकार का लोभ जो प्रशस्त उपशाम था वह एक साथ अनुपशांत हो जाता है, इसका मतलब मुझे समझाना है। हाथ खड़ा करें। हाँ बोलो राजेश भैया, जिसने हाथ नहीं खड़ा किया तो भी पूछूंगा। प्रशस्त हो जाता है, मतलब वो आगे 3 के लोभ के चौथे लोभ में आगे हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। मतलब क्रोध, मान, माया और फिर लोभ में 10वें गुणस्थान में है वो। नहीं सुनो, ये विषय जो है ना आपके उसमें नहीं चलेगा, ये विषय थोड़ा समझना पड़ेगा। जब मैंने बोला प्रशस्त उपशामना, अब बीच में कोई मत बोलो। प्रशस्त उपशामना जब बोली है तो दूसरी कौन सी? अप्रशस्त उपशामना। तो पहले हमें ये याद समझना पड़ेगा प्रशस्त उपशामना क्या होती है, अप्रशस्त उपशामना क्या होती है। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था अनंतानुबंधी की जब प्रपोषण समय प्राप्त करता है तो अनंतानुबंधी की अप्रशस्त उपशामना होती है। तो क्या होता है कि 6 अवली काल बाकी एक समय काल तो जो उदय में आ जाता है। तो अप्रशस्त उपशामना होती है तो उस समय उस काल में भी उसका हो सकता है। लेकिन ये कौन सी उपशामना की थी? प्रशस्त उपशामना की थी। मतलब जब तक 11वें गुणस्थान में था तब तक 21 प्रकृतियों की प्रशस्त उपशामना हुई थी कि एक भी वहां पर उदय में नहीं आ सकता है, बिल्कुल मना था। कोई भी बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे कोई बच्चा को, अच्छा बच्चा कौन होगा कि जिसको मम्मी ने कहा अंकल आएंगे 1 घंटे तक बैठेंगे तो बिल्कुल मस्ती नहीं करेगा। तो प्रशस्त उपशामना किसकी होगी कि पूरे 1 घंटे तक बिल्कुल भी उसने मस्ती नहीं की। बाद में प्रीति जी से पूछा कि मैंने तो भाई बिल्कुल मस्ती नहीं की। हाँ बेटा तूने आज बिल्कुल मस्ती नहीं की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रशस्त। और अगर बीच बीच में मस्ती कर ली तो उसको अनंतानुबंधी का कार्य कैसा है, बीच में कर लेता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सब प्रशस्त। तो प्रशस्त उपशामना जिनकी की थी वह अनुपशामना हो गई। मतलब 3 लोग को जिन्होंने प्रशस्त रूप से उपशामना की थी वह एक समय में ही, जैसे ही 10वें गुणस्थान में आया उसको छुट्टी होगी। जैसे ही अंकल गए लड़का उछल लगा, मम्मी 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 मेरे को वीडियो गेम दे दो, मेरे को वीडियो गेम दे दो, मेरे को वीडियो गेम दे दो। मतलब उसको बोला था कि 1 घंटा जब तक अंकल आंटी है तब तक कुछ मत करना। 11वें गुणस्थान तक वो बिल्कुल चुप थे। जैसे ही 10वें गुणस्थान में आए एक समय में ही
एक समय में, ये बहुत अच्छा वाक्य था, मैंने इसलिए इसका समय लिया। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो आप लोग पढ़ोगे, उसी समय में ही 3 प्रकार का लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संचलन लोभ, जो कृष्टि रूप में है, एक समय में प्रशस्त उपशामना को छोड़कर चुपचाप बैठा हुआ था, उसको छोड़कर अनुप शांत हो गया। अब आप लोगों को सब में समझ में आ गया और अपना समय भी पूरा हो गया। बोलो भगवान महावीर की जय। फिर से लॉग इन करेंगे। अरे